केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 14। 3-4 महीनों के भीतर गुंजा ने घर आंगन को अपने स्नेह के सम्मोहन में बांध लिया। आदमी से लेकर जानवरों तक की चिंता, सूप, गगरे, बाल्टी, डोर, चूल्हे जांते से लगाव, गुंजा बलिहार के मुंह में बंध गई। इन 4 महीनों में रूपा ने घर का सारा बोझ गुंजा पर छोड़ दिया और गुंजा ने उसे सिर माथे पर ओढ़ लिया। बैसाख के अंत में एक बार वैद्य जी आए थे और गुंजा की माँ की तबीयत कुछ खराब होने के कारण रूपा ने गुंजा को कुछ दिनों के लिए चौबे छपरा भेज दिया था। 10-15 दिनों के बाद वैद्य जी आप ही पहुँचा गए थे, किंतु इन 15 दिनों के भीतर ही रूपा की जो दुर्गति हुई उसे वही जानती थी। एक तो देह भारी, फिर महीनों से गृहस्थी के भार से अलग रूपा को रसोई बनाने में बेहद परेशानी हुई। और जब गुंजा आ गई तो रूपा बोली, जब तू चली जाएगी तब इस घर का क्या होगा? होगा क्या? तेरा घर तू संभालेगी। चंदन बैठकर भुजना चबा रहा था। उसकी ओर देखकर रूपा बोली, और तो संभाल लूँगी, लेकिन इस बम्बड़ महादेव को कौन संभालेगा? वैसे ही गंभीर तिरछी आंखों से चंदन की ओर ताककर गुंजा बोली, मैंने किसी का ठेका लिया है क्या? तो क्यों नहीं ले लेती? बोल, ठेका लेगी तो बाबू से बात चलाऊं? गुंजा, चंदन ने रोब से पुकारा। गुंजा और रूपा एक दूसरे को ताककर हंसने लगीं। हंसी के बाद चंदन फिर पुकारा, गुंजा, क्या है? उठो, एक लोटा रस बना दो। बस एक लोटा ही या एक गगरा? तभी खांसते हुए काका आ गए। हाँ, तो एक गगरा ही बना दो, चंदन बोला। एक गगरा क्या बन रहा है चंदन? काका ने पूछा। रस। काका, रस बन रहा है। एक गगरा कौन पिएगा रे? पीने वालों की कमी है काका। पहले गुंजा से कहा एक लोटा बनाओ, बीच में तुम भी आ गए तो कहा कि अब एक लोटा में क्या होगा, बने एक गगरा, भैया भी दाना लेके आते होंगे, नुकसान ना होगा। रूपा और गुंजा आंचल से मुंह तोपकर हंसती रहीं। काका जमकर पीढ़े पर बैठे दीवार से पीठ टेकते हुए बोले, बने गुंजा बेटी, तनिक जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे बिना तो बड़ा उदास लगता था। ये चंदन तो एक नहीं सुनता, चचा से पिहुरी करता है। तुम समाचार कहो, बैदाइन निक हो गई? हाँ हाँ, निक हो गई, चंदन ने उत्तर दिया। तू ही चौबे छपरा से आया है। आया नहीं है तो क्या? जो आया है उसने तो बताया है। रस घोर के गुंजा आती है तो पूछ लो। अच्छा, रस घोर रही है? काका भीतर से गदगद हो कुछ ज़ोर से बोले। अच्छा, घोर बबनी, फीका ना होने पावे, दही हो तो डाल देना। रस जल्दी से इन लोगों के आगे रखा। गुंजा घर से लाया सामान बाहर निकालने लगी। काका समझ गए। उन्होंने चंदन को चमाइन बुलाने को दौड़ाया और सांझ को रूपा को पुत्र जन्मा। घर आंगन में नए ढंग से खुशी समा गई। नहछू नहान, बरही के भोज आदि में देखते देखते 1.5 महीना कैसे बीत गया किसी को पता न चला। बच्चा होने के महीने भर के बाद होने वाले भोज में वैद्य जी भी आए थे। भोज समाप्त होने के दूसरे दिन वह रूपा से बोले, अब गुंजा को विदा कर दो रूपा। किंतु रूपा चुप रही तो वैद्य जी ने फिर प्रश्न किया, क्या बात है बेटी? अभी देह पूरी तरह नहीं चलती बाबू। 1 महीने और गुंजा को छोड़ देते तो मेरी देह संभल जाती। गुंजा को सावन में मैं पहुंचवा देती। वैद्य जी घर में चारपाई पर बैठ सामने धरती पर बैठी हुई रूपा को देखने लगे। गुंजा सयानी हो गई रूपा, इसकी शादी ब्याह की चिंता लगी है। सोचता हूँ अब इससे भी मेरा उद्धार हो जाता तो बड़ी भारी चिंता से फुर्सत मिल जाती। घर की हालत तुम जानती ही हो, देने लेने लायक तो मेरे पास क्या है, लेकिन तुम्हारी तरह इसे कोई योग्य वर मिल जाता तो मेरे भाग जाग जाते। रूपा चुप रही। वैद्य जी फिर बोले, इस गांव में कोई लड़का तुम्हारी आंखों में हो तो बताओ। रूपा फिर भी चुप रही।
वैद्य जी फिर बोलने लगे, तुम्हारी माँ तो कहती थी कि उसी गांव में गुंजा भी ब्याह जाती तो दोनों बहनें पास पास रहतीं। वैद्य जी चुप लगा रूपा की ओर ताकने लगे तो वह बोली, बाबू, मेरा मन था कि गुंजा का ब्याह चंदन से ही हो जाता, घर की लड़की घर में ही रह जाती तो इस चूल्हे के भाग जग जाते, गृहस्थी हमारी पूरी तरह संभल जाती। लेकिन रूपा, देने को मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हारे ब्याह में भी कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन उस समय इस घर की बात और थी। अब खाने पीने से घर बहुत खुशहाल हो गया। अब ओमकार और उसके काका मेरी बात माने या न माने, मुंह खोलने पर अगर नहीं सुनना पड़ा तो इसका दुख मुझसे सहा न जाएगा। अगर इसका भार तुम ले लो तो ठीक है। यही तो मैं सोचती थी बाबू, कि कहीं ये लोग ऐसा ना सोचें कि मैं अपनी बहन को खपाना चाहती हूँ। अगर मेरी बात इन लोगों ने मान ली तो समझूंगी कि मेरा नसीब अच्छा है। वैद्य जी रूपा से गुंजा और चंदन के ब्याह का परोक्ष रूप से इशारा करके चले गए और तब से रूपा इस बात को ओमकार और काका के कान में डालने का उचित अवसर ढूंढने लगी। 1 महीने बाद रूपा ने गुंजा की विदाई की तैयारी की। सावन लग गया था। सोना नदी पूरी तरह भर गई थी। अच्छी अच्छी 5 साड़ियाँ, भर दौरी पकवान रूपा ने बहन के साथ भेजने को तैयार कर दिया। विदाई के दिन अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर गुंजा समूरिया लड़कियों और बहुओं से विदाई की भेंट कराई। विदाई के समय चंदन का घर पड़ोस की लड़कियों से भर गया। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास, जैसे गांव की बेटी ससुराल जा रही हो। गुंजा ने काका, ओमकार और रूपा सबके पैर छुए। घर से तीर तक लगभग 150 गज तक गुंजा को पहुंचाने के लिए लड़कियों का झुंड चला। आगे ओमकार, पीछे चंदन, उसके पीछे माथे पर पकवान की दौरी लिए दशरथ और उसके पीछे लड़कियों के दल के साथ गुंजा। काले घने बालों का बड़ा सा जूड़ा, आँखों में हल्का काजल और देह पर नई पियरी, पैर में चांदी के 2 छल्ले और हाथ में सोने की अंगूठी। गुंजा का रूप निखर आया था, किंतु गुंजा की आंखों में घर जाने की जितनी खुशी थी, बलिहार छूटने की उतनी ही उदासी भर आई थी। नाव पर बैठते समय तो तीर पर की और भी लड़कियां तथा औरतें जुट गई थीं। नाव की डोंगी थी। अगली फेंक पर गुंजा बैठी, बीच में पकवान की दौरी के साथ चंदन और पीछे से दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव सरकने से पहले तीर की ओर मुँह कर अपने दोनों हाथ हल्के से गुंजा ने जोड़ लिए। तीर पर की लगभग सभी समूरिया लड़कियों के भी 20 हाथ उत्तर में अपने आप ही जुड़ गए। सोना में नाव चौबे छपरा की ओर सरक चली।